5। और लास्ट टाइम हम लोगों ने नवांश चार्ट डिस्कस किया था और काफी डिटेल में कि कैसे हम देखते हैं, क्या क्या चीजें हम देखते हैं और जो कारकांश वगैरह भी डिस्कस किए थे, पुष्कर नवांश भी डिस्कस किए थे और उसके अलावा 64th नवांश डिस्कस किया था और नवांश के जनरल प्रिंसिपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज बेसिकली हम लोग नवांश के ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम उन एग्जाम्पल्स को लेने की कोशिश करेंगे। जस्ट अ मिनट। और हम लोगों ने लास्ट में हम लोग इष्ट देवता निकालने की हम बात कर रहे थे, तो आज मेनली हम लोग एग्जाम्पल ही डिस्कस करेंगे और वी कैन स्टार्ट विद द इष्ट देवता एक्चुअली। इष्ट देवता के बारे में हम लोगों ने कहा था कि जो सबसे पहले हम आत्मकारक प्लैनेट देखते हैं कि आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, और उसके बारे में कहा था जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वो उसको हम आत्मकारक प्लैनेट कहते हैं। और राहु केतु के लिए हम लोगों ने 30 में से जो भी माइनस करके जो राहु केतु की डिग्री है उस डिग्री को हम कंसिडर करते हैं आत्मकारक निकालने के लिए। और आत्मकारक प्लैनेट जिस नवांश में होता है उसको हमने कारकांश कहा, और कारकांश से जो 12th हाउस है नवांश चार्ट में, जहां भी कारकांश है उससे जो 12th हाउस है उसको हम जीवन मुक्तांश कहते हैं, बेसिकली एमेंसिपेशन ऑफ सोल। और यही हम हाउस का इस्तेमाल करते हैं इष्ट देवता निकालने के लिए। तो हमने कारकांश से 12th हाउस को देखना है और उसमें 3 सिचुएशन हो सकती थी। पहला तो उसके अंदर मान लीजिए कि एक ही प्लैनेट है, तो अगर एक ही प्लैनेट है तो दैट प्लैनेट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि कई सारे प्लैनेट हो, एक से ज्यादा प्लैनेट हो, तो उस केस में जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है आउट ऑफ दोज प्लैनेट्स वो इष्ट देवता डिसाइड करेगा। और तीसरी सिचुएशन ये है कि कोई प्लैनेट ही नहीं है वहां पर, तो उसका लॉर्ड, उस साइन का लॉर्ड जो है वो इष्ट देवता को डिसाइड करेगा। फिर हम लोगों ने कहा था कि ऐसा जो प्लैनेट है जो इष्ट देवता का डिसाइडर है, मेल प्लैनेट मेल डिटी होगी, और अगर फीमेल प्लैनेट है तो फीमेल डिटी जो है हमारे लिए इष्ट देवता होगी एक्चुअली। और अगर प्लैनेट मैलेफिक है तो उस डिटी का उग्र रूप, और अगर प्लैनेट बेनिफिक है तो उस डिटी का शांत रूप। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस फॉर्म में हम देवी देवता की पूजा करेंगे, तो उसके लिए यही कहा था कि अगर उस प्लैनेट का संबंध लग्न चार्ट में लग्न से है तो उस देवी देवता की स्टैंडिंग पोजीशन में, और अगर 10th हाउस के साथ संबंध है तो उस देवी देवता की क्राउलिंग पोजीशन में, और अगर उसका 7th हाउस के साथ संबंध है तो उस देवी देवता की सिटिंग पोजीशन में हम पूजा करेंगे, और अगर उसका संबंध 4th हाउस से है तो स्लीपिंग या लाइंग डाउन पोजीशन में हम उसकी पूजा करते हैं। तो अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यही एग्जाम्पल है, ये लग्न चार्ट है हमारा, ये नवांश चार्ट है, तो यहाँ पर जो वीनस है वो आत्मकारक प्लैनेट है, वीनस की डिग्री जो है वो सबसे ज्यादा है। तो नेचुरली हम वीनस की पोजीशन देखेंगे कि नवांश चार्ट में कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वीनस जो है यहाँ पर है, तो ये हमारा कारकांश हो गया, ये हमारा कारकांश हो गया। और कारकांश से 12th हाउस, कारकांश से 12th हाउस ये वाला हाउस है। अब यहाँ पर कोई प्लैनेट तो है नहीं, कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ पर, तो जो तीसरी सिचुएशन थी कि अगर कोई प्लैनेट नहीं होता है तो जो उस साइन का लॉर्ड, तो यहाँ पर इसका लॉर्ड हो गया मार्स, मंगल हो गया। तो मंगल जो है वो हमारा जो भी इष्ट देवी देवता होगा उसको डिसाइड करेगा कि मंगल से कनेक्टेड जो भी देवी देवता होते हैं वो हमारे इष्ट देव
इष्ट देव बनेंगे एक्चुअली में। फिर हमने कहा कि अगर ये प्लैनेट मेल साइन में होता है तो मेल डीटी, और अगर ये प्लैनेट फीमेल साइन में होता है तो फीमेल डीटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मंगल जो है ये यहाँ पर प्लेस्ड है, सो इट इज इन द फीमेल साइन। ये जो प्लैनेट है, ये जो डिसाइडर है इष्ट देवता का, ये फीमेल साइन में है, तो नेचुरली फीमेल डीटी होगी, हमारी फीमेल डीटी होगी। और दूसरा हमने कहा कि अगर प्लैनेट मैलेफिक है तो उसका उग्र रूप, और अगर प्लैनेट बेनिफिक है तो उसका शांत रूप। तो मंगल हमारा एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है, तो हम उसके उग्र रूप की पूजा करेंगे। फीमेल डीटी हो गया और उसका उग्र रूप, और जो डीटी होगी वो मंगल से रिलेटेड या कनेक्टेड होगी। फिर किस फॉर्म में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मंगल का संबंध यहाँ पर फर्स्ट हाउस से है, 10th हाउस से है, 7th हाउस से है या 4th हाउस से है। 4 पोजीशन में हमें देखना है। तो अगर मंगल इन तीनों हाउसेज में होगा तो हम कहेंगे फर्स्ट हाउस से कनेक्शन है। मंगल अगर इन तीनों में होगा तो हम कहेंगे 10th हाउस से कनेक्शन है। मंगल अगर इससे इन 3 हाउस में होगा तो 7th हाउस से, और इस 3 में होगा तो 4th हाउस से। तो मंगल यहाँ पर है, लग्न से इसका कनेक्शन है लग्न चार्ट में। और जब लग्न से कनेक्शन होता है तो हमने कहा कि उसकी हमें स्टैंडिंग पोजीशन में हम पूजा करते हैं। 10th हाउस से रिलेशन होता है तो क्राउडिंग पोजीशन में, और अगर 7th हाउस से सिटिंग में। तो लग्न से कनेक्शन है तो हम कहेंगे कि हम उसकी स्टैंडिंग पोजीशन में पूजा करेंगे। तो मंगल से कनेक्टेड देवी देवता हमें देखने पड़ेंगे। तो इस केस में चामुंडा देवी आती है, तो हम कहेंगे कि चामुंडा देवी की हम वो हमारे जो है इष्ट देवी होगी इस पर्टिकुलर केस में। तो जहां तक प्लैनेट्स का सवाल है, हर प्लैनेट के आपको बहुत सारे देवी देवता मिलेंगे। जैसे कुछ यहाँ पर लिस्टेड है, सन का लॉर्ड विष्णु है, मून का लॉर्ड शिवा है, भगवती दुर्गा भी है, भद्रकाली भी है, जो हम 9 देवी की मानते हैं, नव दुर्गा जो पूजा करते हैं। तो उसमें से हर जो देवी का रूप है वो एक प्लैनेट को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स है, लॉर्ड हनुमान है, कार्तिकेय है, भैरव है, भद्रकाली है, चामुंडा देवी है। मरकरी है तो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गया, या गॉडेस दुर्गा। जुपिटर का कहा कि लॉर्ड ब्रह्मा या लॉर्ड विष्णु। वीनस का गॉडेस लक्ष्मी, पार्वती या यक्षिणी। सैटर्न है, लॉर्ड हनुमान है, लॉर्ड शिवा है, विष्णु है। राहु अगेन गॉडेस सरस्वती, लॉर्ड भैरव। और केतु जो है वो लॉर्ड गणेश है। तो इस तरह से हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर देवी देवता के बहुत सारे, जो आप देखेंगे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं, तो हर ग्रह से कनेक्टेड जो है बहुत सारे आपको देवी देवता मिलेंगे। तो उसमें से हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। और भी अगर कोई एग्जाम्पल है, कोई सा भी हम, मान लीजिए यही है हॉरोस्कोप। तो यहाँ पर देखिए कि आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है, कौन सा हुआ आत्मकारक प्लैनेट? स्कॉर्पियो, सैटर्न हो गया। सैटर्न, शनि हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे कि आत्मकारक प्लैनेट यहाँ पर शनि है। अब शनि का हम नवांश में देखते हैं कहाँ पर है, कारकांश क्या है। तो शनि जो है यहाँ पर है, ठीक है। और इससे 12th हाउस, सॉरी 12th हाउस ये हुआ, 12th हाउस ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो प्लैनेट हैं उनको हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर एक ही प्लैनेट है, मून ही है खाली। तो जो भी हमारा इष्ट देव होगा वो मून से कनेक्टेड होगा, चंद्रमा से कनेक्टेड। अब चंद्रमा जो है वो किस राशि में प्लेस्ड है, मेल में है या फीमेल राशि में है? तो मेल राशि में प्लेस्ड है यहाँ पर, तो जो मेल डीटी होगी हमारी पहली चीज। और चंद्रमा हमें देखना पड़ेगा कि इस हॉरोस्कोप में बेनिफिक है या मैलेफिक प्लैनेट है। इस हॉरोस्कोप में बेनिफिक है या मैलेफिक है? तो क्या कहेंगे आप, यहाँ बेनिफिक है या मैलेफिक है? इन दोनों की मून माइनस सन का
डिफरेंस हमने मैलेफिक है कहा। सर, मैलेफिक करा है, पर इसका 12 स्लॉट सम भी होता है, मालूम नहीं। हाँ, सन ये है, मून यहाँ पर है, तो आमने सामने है, करीब करीब जो है, तो नेचुरली चंद्रमा का साइज ज्यादा है, तो ये हम कहेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रह होने का मतलब है कि शांत रूप में हम जो भी देवता मून से कनेक्टेड होंगे उसकी शांत रूप में पूजा करेंगे, राइट। और फिर हमें देखना है कि मून का संबंध लग्न चार्ट में कहाँ पर है। ये 10th हाउस में है मून, तो उस देवी देवता की क्राउलिंग पोजीशन में या बाल रूप में हम उसकी पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी केस में निकाल सकते हैं कि किसी भी जो नेटिव है उसका इष्ट देव कौन होना चाहिए, देवी हो देवता, मतलब मेल हो फीमेल हो, शांत रूप हो उग्र रूप हो, और सर कौन इसको सी मून के सामने देखेंगे जो देवता देवी देवता है, मून से कनेक्टेड जो मून देवी के, देवता होते हैं ना, हाँ जी, ये सॉरी हमने जो नवांश शायद यहाँ पर देखिए आप, ये मून हो गया, मून इज द डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। तो मून से कनेक्टेड जो भी देवी देवता होते हैं उसमें से हमें एक को चूज करना पड़ेगा। मून से कनेक्टेड जो भी देवी देवता होंगे उसमें से हमें एक को चूज करना पड़ेगा। अब क्योंकि मून जो है यहाँ पर मेल साइन में है, तो जो डीटी होगा मेल डीटी होगा हमारा, और क्योंकि मून यहाँ पर बेनिफिक प्लैनेट है तो इसलिए उस देवी देवता का शांत रूप, और क्योंकि लग्न में इसका 10th हाउस से एसोसिएशन है, तो नेचुरली जो देवी देवता की क्राउलिंग पोजीशन में या जो भी हम कहते हैं बाल रूप में जो है उसकी हम पूजा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केस में इष्ट देवता डिसाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नवांश चार्ट की एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम कई सारे एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि थोड़ा पता भी चलेगा कि नवांश चार्ट का क्या रोल होता है एक्चुअली। ये बेनजीर भुट्टो का हॉरोस्कोप है, वो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ देखिए कि ऐसा कौन सा योग है इस हॉरोस्कोप में विच मेक्स हर द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो बहुत अच्छे राजयोग होने चाहिए, बिना उसके नहीं बन सकते आप। तो इसमें कौन कौन से ऐसे योग हैं विच मेक्स हर द प्राइम मिनिस्टर मटेरियल एक्चुअली। कौन सा योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है? यहाँ तो बस लग्नेश नवम स्थान पे बैठा है। वेरी गुड। लग्ना लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण हाउस में, वेरी पावरफुल राजयोग, देयर नो डाउट एक्चुअली कि लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में या एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण हाउस में, सो इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग, इसमें कोई डाउट नहीं है। और और कोई योग इसमें दिखाई दे रहा है? The 9th lord is in 7th house. Very good. Again, the 9th lord in the 7th house. Mercury यहाँ पे योग कारक बन गया, and public house में Mercury है। योग कारक कैसे बना? त्रिकोण का स्वामी होके वो केंद्र में बैठ गया। हाँ, वो हम इससे राजयोग कि जब भी हम ट्राइन एंड क्वाड्रेंट का एसोसिएशन होता है, इट मेक्स ए राजयोग। इट्स नॉट ए योग कारक, इट मेक्स ए राजयोग। योग कारक जब होता है जब कोई भी प्लैनेट ट्राइन और क्वाड्रेंट दोनों हाउसेस का लॉर्ड होता है। जैसे आप वीनस देख रहे हैं यहाँ पर, वीनस इसका भी लॉर्ड है और इसका भी है, ये ट्राइन है ये क्वाड्रेंट है, ये योग कारक हो गया सर। तो वीनस को हम कहेंगे योग कारक प्लैनेट। यस सर, वीनस को हम कहेंगे योग कारक प्लैनेट। 4th हाउस में बैठ गया राजयोग। हाँ, और कुछ योग? सर जुपिटर लगन को देख रहा है।
जुपिटर इज इन अ गुड पोजीशन, 5th हाउस में है पहली चीज, और लग्न को देख रहा है। ये भी एक अच्छा योग है, नो डाउट अबाउट इट एक्चुअली। और कोई योग मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं, इसमें तो यही है सर। और ऐसे योग तो मेरे ख्याल में हम सब अपने आप अपने अपने हॉरोस्कोप पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ अस विल फाइंड कि इस टाइप के योग होंगे। तो इन योग से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता कोई आदमी, इन योगों से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल, वेरी वेरी पावरफुल योगास। और ये एक दो योग तो मेरे ख्याल में हम सभी के हॉरोस्कोप में होंगे। तो ये योग प्राइम मिनिस्टर मटेरियल आपको नहीं बनाते, लेकिन ठीक है, मतलब यू बिलोंग टू ए गुड फैमिली, वो सब कुछ ठीक है, बट दे कांट मेक यू द प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली। तो इनका हम नवाज चार्ट देखिए। अब नवाज चार्ट देखिए। सर पूरा ही चार्ट वर्गोत्तम है। पूरा चार्ट नहीं वर्गोत्तम, लग्न वर्गोत्तम है। लग्न वर्गोत्तम है, पर सैटर्न वर्गोत्तम है, सैटर्न भी मरकरी सेम प्लेस वर्गोत्तम में, है, मरकरी भी, मून वर्गोत्तम है। राइट। अब नाउ यू सी द डिफरेंस कि लग्न वर्गोत्तम है, इट मेक्स द लग्न वेरी वेरी पावरफुल एक्चुअली। देन यहाँ पर मून वर्गोत्तम है, मून इज वर्गोत्तम, सैटर्न इज वर्गोत्तम, मरकरी इज वर्गोत्तम। नाउ यू सी द डिफरेंस। जैसे मैंने कहा भी था कि कोई भी प्लैनेट अगर नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होता है तो वो असली राजयोग बनाता है। बाकी जितने भी जो डिविजनल चार्ट हैं उसमें तो वर्गोत्तम होने का मतलब है कि इट्स गुड फॉर दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन नवांश चार्ट में वर्गोत्तम होने का मतलब वाकई में ही राजयोग है। अब सारे प्लैनेट हैं, मून है, लग्न है, सैटर्न है, मरकरी है, तो यही चीजें तो पोजीशन देते हैं आपको जो है। और 4 राजयोग बन गए, वेरी पावरफुल राजयोग, एंड दैट चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। अगर हम नवांश चार्ट को नहीं देखें यहाँ पर तो नोबडी कैन से कि दिस कैन बी अ चार्ट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं कह सकता एक्चुअली। बट जैसे ही हमने नवांश चार्ट को देखा तो पूरा का पूरा जो हॉरोस्कोप का कॉम्प्लेक्शन है पूरा चेंज हो गया। तो इसीलिए आप देखते भी हैं कि नवांश चार्ट को हमेशा हम लग्न चार्ट के साथ बनाते हैं। पर्पज वही है कि देख लीजिए उसमें क्या पोजीशन है प्लैनेट की, एंड दैट कैन चेंज द एंटायर हॉरोस्कोप एक्चुअली। जैसे इस केस में भी आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक नवांश चार्ट बनाने से सारा पूरा हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है। तो नवांश चार्ट में जो वर्गोत्तम प्लैनेट होते हैं उनका वाकई में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और वाकई में ही वो राजयोग कारक बन जाते हैं। And this is the horoscope for a female actually. तो इसमें अगर हम मैरिज की बात करें तो क्या पोजीशन लगती है आपको? सेवेंथ हाउस की क्या पोजीशन है? सप्तमेश लगन में बैठा है। टोटल देखिए सेवेंथ हाउस को क्या पोजीशन बनती है। टोटल तो सर सारे मैलिफिक हैं। सैटर्न बैठा है, मार्स और राहु देख रहे हैं। सैटर्न, मार्स, राहु उसको देख रहे हैं, और जुपिटर भी देख रहा है। वैसे तो जुपिटर भी देख रहा है। जुपिटर और वीनस भी देख रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जुपिटर वीनस नहीं देखते तो कुछ और चीज होती है। फिर वो जुपिटर वीनस तो सेविंग ग्रेस है, मतलब क्योंकि एक तो ये है कि जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है
और दूसरा ये भी है कि जुपिटर लग्न में होना और 7th हाउस को एस्पेक्ट करना और तीनों ट्राइन हाउसेस को एसोसिएट करना, वो भी एक डिवाइन ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि वो हर चीज को बचा लेता फिर। सर इस चार्ट का लगन बड़ा स्ट्रांग है, तीनों बेनिफिक हैं, जुपिटर वीनस मरकरी। हाँ, वो जो हम कहते हैं कि लग्नादि योग तो बन ही रहा है, लग्नादि योग बन रहा है, लेकिन 7th हाउस में तीनों मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है जी। और साथ में अगर ये जुपिटर वीनस का नहीं होता फिर पोजीशन दूसरी थी। और दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो 4 प्लैनेट होते हैं, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, सन, सैटर्न, राहु एंड लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, ये 4 प्लैनेट जो है वो सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं या जिस हाउस के साथ एसोसिएट होते हैं उस हाउस के सिग्निफिकेशन से हमको अलग करते हैं। बट यहाँ पर तीनों का एसोसिएशन है और वीनस 12th हाउस का भी लॉर्ड है, बट समहाउ जुपिटर और वीनस का लग्न में होना बहुत बड़ा सेविंग ग्रेस है। फिर हम लोगों ने बात की थी कि टाइमिंग ऑफ मैरिज, तो कोई भी अगर कहेगा कि इसकी शादी कब होगी या किस एज में होगी तो आप क्या कह सकते हैं? सैटर्न बैठा है तो डिलेड ही होगी। हाँ, हम लोगों ने जो अभी तक सुना है कि जब सैटर्न का एसोसिएशन हो जाता है तो मैरिज जो है डिले होने के चांसेस होते हैं जब भी सैटर्न का एसोसिएशन होता है। तो नेचुरली इस चार्ट को देखकर तीनों मैलेफिक का भी एसोसिएशन है ही है, तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिले इन मैरिज, डिले इन मैरिज। अब नवांश चार्ट को देखिए, नवांश चार्ट में एक चीज हम लोगों ने कही थी, अगर आपको ध्यान है, कि अगर नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड केंद्र में होता है, नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर केंद्र में होता है तो मैरिज बहुत जल्दी होती है। नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड अगर क्वाड्रेंट हाउसेस में है, और यहाँ पर वही चीज है कि लग्न का लॉर्ड जो है वो केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड जो है वो केंद्र स्थान में है, तो विच इंडिकेट्स वेरी अर्ली मैरिज, कि जो मैरिज होगी बहुत जल्दी होगी एक्चुअली। एंड she got married at the age of 17 years actually, क्योंकि जो नवांश चार्ट में लग्न का लॉर्ड जो है वो क्वाड्रेंट हाउस में है, और जब भी लग्न का लॉर्ड क्वाड्रेंट हाउस में होता है नवांश चार्ट में, तो दैट इंडिकेट्स अर्ली मैरिज एक्चुअली। ठीक है। यहाँ पर देखिए, लग्नेश 9th हाउस में है। नहीं, मैरिज की हम बात करें तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा हॉरोस्कोप? सर 2nd और 8th हाउस का एक्सचेंज है। हाँ हाँ, बट वी आर टॉकिंग ऑफ 7th हाउस, मैरिज की बात हम कर रहे हैं। वो हॉरोस्कोप तो अच्छा है ये, मतलब बिकॉज़ ही इज इन अ वेरी गुड सेवंथ पोजीशन। लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाँ लॉर्ड जी। सेवंथ लॉर्ड एस्पेक्टिंग सेवंथ हाउस। और सर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? 7th लॉर्ड इन लगन। हाँ, सैटर्न देख रहा है, सन देख रहा है और राहु राहु भी भी देख रहा देख है। रहा है।
तो 3 सन मैग्नेटिक देख रहे हैं। सन, सैटर्न, राहु, वीनस, वीनस चार 12th प्लैनेट देख रहे हैं। सन, चारों। सैटर्न, राहु, वीनस, चार प्लैनेट जो है वो 7th हाउस को देख रहे हैं। हम्म, और यहाँ देखिए कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो चार प्लैनेट सेपरेटिंग टेंडेंसी देते हैं, सन, सैटर्न, राहु, लॉर्ड ऑफ 12th हाउस, चारों हैं यहाँ, चारों हैं जी। और चारों मैलिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। और पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इस हाउस के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। जी। जुपिटर इधर है, वीनस इधर है, मरकरी इसको देख रहा है। जैसे लग्नादि योग बनता है, लग्न को स्ट्रॉन्ग करता है, तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर 7th हाउस के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन। तो एक बड़ा विचित्र टाइप का हॉरोस्कोप हो गया, सारे मैलिफिक और सारे बेनिफिक। एक ऐसा हाउस है ये जिसके साथ सारे मैलिफिक और सारे बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन। तो क्या कहेंगे आप ऐसे केस में? सारे मैलिफिक हैं, सारे बेनिफिक हैं। तो षडबल देखेंगे सर? नहीं, षडबल क्या करेगा, वो तो सारे मैलिफिक हैं, सारे बेनिफिक हैं। तो नवांश चार्ट का सारा लेंगे जी। कि नवांश चार्ट से देखें नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है, क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइनल चार्ट तो नवांश चार्ट या मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पर नवांश चार्ट की क्या पोजीशन है? लग्नेश 5वें घर में। सर 7th लॉर्ड और फर्स्ट नवांश लॉर्ड जो है सन की और सैटर्न का एस्पेक्ट है, म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो इससे मैरिज तो जल्दी होनी चाहिए इनकी। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर सन उसको, सैटर्न उसको। हमने ये कहा था कि नवांश चार्ट का लग्न जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो वो केंद्र में ही आ गया। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द लग्न। त्रिकोण में आ गया, सॉरी त्रिकोण में, त्रिकोण में आ गया कि नवांश चार्ट में लग्न की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर लग्न की क्या पोजीशन है वो आप देखिए। वो लग्नेश तो पापियों से ग्रस्त है। बिल्कुल, अब जया जी ने बिल्कुल सही कहा कि अब जस्ट सी द लॉर्ड ऑफ लग्न। अब जो जहां तक लग्न का सवाल है उसके ऊपर जो प्लैनेट का एस्पेक्ट है वो सैटर्न का भी है और केतु का भी है। और लग्न लॉर्ड की क्या पोजीशन है? मार्स, केतु, सैटर्न, राहु, सब ऑल मैलिफिक्स। कोई भी ऐसा मैलिफिक नहीं है जो लग्न लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड ना हो, एक भी नहीं है। तो इससे खराब हम नवांश चार्ट का लग्न क्या मान सकते हैं कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है उसके ऊपर जो है। सर मरकरी लग्नेश को देख रहा है और असेंडेंट में जाकर के वीनस बैठ गया जो कि 7th लॉर्ड है। हाँ, इसमें ये है कि ये जो इसका लॉर्ड है सन है, सन है ये, सन के साथ सारे मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, ऑल मैलिफिक्स। एक भी आप देखिए कोई ऐसा मैलिफिक नहीं है जो सन के साथ एसोसिएटेड ना हो, ऑल मैलिफिक्स। तो ऐसे केस में हम यही कहेंगे कि लग्न की पोजीशन अच्छी नहीं है। लग्न इज रियली अफ्लिक्टेड इन दिस केस। लग्न का जो है एफ्लिक्शन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा मतलब ये होगा कि इट डिनाइज द मैरिटल हैप्पीनेस। यही कहेंगे हम, क्योंकि नवांश चीज देखना है हमें अल्टीमेटली, और लग्न चार्ट भी बता रहा है कि 7th हाउस एफ्लिक्टेड है विद ऑल मैलिफिक्स, लेकिन साथ में बेनिफिक भी हैं साथ में। सर 7th लॉर्ड नवांश में भी अपने घर को देख रहा है, और ये 7th का जो नवांश का लॉर्ड, ये D1 का लॉर्ड है, वो वहां पर लग्नेश में बैठ गया, फिर 7th हाउस को देख रहा है, वो वीनस देख रहा है 7th हाउस को। लेकिन जो ये हमें 7th हाउस अभी हम नहीं देख रहे, सबसे पहले हम किसी भी डिविजनल चार्ट में लग्न को देखते हैं। और अगर लग्न एफ्लिक्टेड होता है देन वी डोंट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट डिविजनल चार्ट।
फिर हम उसको वहीं रुक जाते हैं, फिर हमें कोई फायदा नहीं है। अगर लग्न स्ट्रांग नहीं है किसी भी डिविजनल चार्ट का तो कोई फायदा नहीं है देखने का, फिर हम नहीं देखेंगे। राइट। तो यहाँ पर जो नवांश चार्ट इंडिकेट करता है कि जो लग्न जो है बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड है, तो मैरिटल हैप्पीनेस डिनाई करता है। तो पहली चीज तो ये है कि ही गॉट मैरिड विद डाइवोर्सी। जो मैरिज हुई ये अनमैरिड था, बट ही गॉट मैरिड विद ए डाइवोर्सी। एंड सेकेंडली अगर आप दशा देखें and his wife died during this period. मार्च जुपिटर के पीरियड में, एंड अक्टूबर 2018 she died actually. मार्च जुपिटर के पीरियड में, एंड at a very young age actually. और मरकरी जो है आप देख ही रहे हैं कि ये 8th हाउस का लॉर्ड है, और 8th हाउस का लॉर्ड हमारा 8th हाउस सेकंड होता है 7th हाउस से, तो स्पाउस के लिए मारक स्थान भी है, स्पाउस के लिए मारक स्थान भी है। Now the question is about the second marriage. कि सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, तो वो आप कैसे देखेंगे इसको? सर ये जो सेकंड और एट्थ का एक्सचेंज है, ये अच्छा है सेकंड मैरिज के लिए। बिल्कुल, क्योंकि सेकंड मैरिज जो हम देखते हैं वो सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो 7th हाउस से 8th हाउस होता है। दैट इज बेसिकली द लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज। तो जब भी हम सेकंड मैरिज का विचार करते हैं तो हम सेकंड हाउस से करेंगे। सेकंड हाउस बताएगा आपको कि मैरिज होगी या नहीं होगी एक्चुअली, तो सेकंड हाउस ही बताता है आपको। और सेकंड हाउस आप देख रहे हैं कि इज वेल प्लेस्ड, नो डाउट कि एक्सचेंज भी है और जुपिटर उसको देख भी रहा है, जुपिटर उसको देख भी रहा है। तो he got married during this period actually. अभी last year somewhere in August September he got married actually. जब ये पीरियड था कोविड का, मार्स मरकरी का, during the period of Mars Mercury he got remarried actually, क्योंकि ये पोजीशन फेवरेबल है। मरकरी जो है इसके लिए फेवरेबल है, जुपिटर भी देख रहा है, और मार्स मरकरी के पीरियड में ही जो है वो सेकंड मैरिज हो जाती है एक्चुअली। तो सेकंड मैरिज तो हम सेकंड हाउस से देखते हैं, और जो सेकंड स्पाउस के बारे में हम देखते हैं वो हम इस हाउस से देखेंगे। सेकंड स्पाउस के बारे में सर 9th हाउस, 9th हाउस से, थर्ड फ्रॉम 7th, नेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट वन एक्चुअली। तो सेकंड स्पाउस का जो नेचर वगैरह होगा, जो भी होगा वो इससे देखेंगे, बट सेकंड मैरिज के जब हम प्रेडिक्शन करेंगे कि सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, वो हम इस हाउस से देखते हैं। अब 8th हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिटल लाइफ में, और हम लोगों ने कहा कि अगर 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है, पर्टिकुलरली विद सैटर्न मार्स एंड राहु, तो मैरिज को नहीं चलने देता एक्चुअली, क्योंकि जो मैरिटल बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है उस पर्टिकुलर केस में जो है। तो अगर हम देखें कुछ हॉरोस्कोप जिसमें 8th हाउस की क्या पोजीशन है,
हम्म यहाँ आप क्या कहेंगे मैरिज के बारे में? सर 8th हाउस पर बेलिफिक्स का इन्फ्लुएंस है, मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न देख रहा है, केतु देख रहा है, हाँ, 8th हाउस जो है बैडली बैडली अफ्लिक्टेड है। यस एंड इवन 7th हाउस को भी देखें तो हैम्ड है हैम्ड विद द मैलेफिक प्लैनेट्स। से इसका लॉर्ड भी अपने से 12th हाउस में चला गया, जिसको सर। हम ये जैसे 7th लॉर्ड रेट्रो है, जो आपने एक और हॉरोस्कोप लगाई थी उसमें 8th जुपिटर रेट्रो था, तो इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा? देखिए, जब भी एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब भी 7th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड होता है, कोई भी प्लैनेट हो, इट गिव्स प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ। आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखिए कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड जब भी रेट्रोग्रेड होगा, कोई भी प्लैनेट हो, इट गिव्स प्रॉब्लम इन द मैरिटल लाइफ। और यहाँ पर रेट्रोग्रेड भी है और साथ में अपने से 12th हाउस में भी गया, जिसको कि त्रिशडाय हाउस हमने कहा, मैरिज के लिए खासतौर से 12th हाउस हो गया। और 7th हाउस अफ्लिक्टेड है, 8th हाउस अफ्लिक्टेड है। 8th हाउस के साथ कोई भी बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर हम कारक को भी देखें मैरिज के, तो उसकी क्या पोजीशन है? कारक जुपिटर, मतलब सर वो 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। 7th हाउस को तो एस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन खुद की क्या पोजीशन है? वीक है सर ये। सर राहु देख रहा है, मार्स नहीं, मार्स देख रहा है। मरकरी के साइन में भी है। हाँ वीक है। हैम्ड भी है दोनों तरफ से। पहले तो केतु है। हैम्ड है। और अगर आप ये देखें तो ये जुपिटर यहाँ पर ऐसा है विच इज अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट्स, ऑल। मार्स तो देख ही रहा है, सन इधर है, सैटर्न, राहु, केतु यहाँ पर है। तो एक भी ऐसा मैलेफिक प्लैनेट नहीं है जो जुपिटर के साथ एसोसिएटेड ना हो। तो 7th हाउस की सैटर्न पोजीशन, कैसे सैटर्न की क्यों एसोसिएशन हो गई? 12th को सैटर्न देख रहा है। इसको 12th को देख रहा है ना यहाँ पर। तो सैटर्न, राहु, जुपिटर से नहीं, जुपिटर से कैसे कनेक्शन हुआ? ये कहा ना जुपिटर से हमने, तो जैसे कि जैसे कोई भी हाउस होता है ना, जब उसके इधर उधर प्लैनेट होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पाप कत्री योग क्या है फिर? हमने अभी कहा कि पाप कत्री योग है कि दोनों तरफ जिस हाउस के मैलेफिक या प्लैनेट के मैलेफिक प्लैनेट होते हैं तो प्लैनेट वीक हो जाता है। या शुभ कत्री योग होता है कि अगर दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट है तो स्ट्रांग हो जाता है, जो हमने अभी लग्नादि योग की बात की कि अगर यहाँ भी बेनिफिक हो, यहाँ भी बेनिफिक हो, यहाँ भी बेनिफिक हो, तो सर लग्नादि यहाँ योग। पे तो मरकरी भी मैलेफिक नहीं है, सन भी मैलेफिक नहीं है, सन लग्नेश है, मरकरी 2nd और 11th लॉर्ड है। देखिए, हम फंक्शनल मैलेफिक बेनिफिक की बात नहीं करते यहाँ पर, वी टॉक अबाउट द नेचुरल बेनिफिक मैलेफिक प्लैनेट। जब भी हम एसोसिएशन देखते हैं किसी भी प्लैनेट के साथ, तो ये नहीं देखते कि सैटर्न बेनिफिक है तो फंक्शनल बेनिफिक है तो बहुत अच्छा हो गया। we talk of the natural benefic and malefic planets. तो सारे जो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट हैं उन सब का एसोसिएशन है, यही कहेंगे हम लोग। और अगर आप इसके डिस्पोजिटर की भी बात करें तो डिस्पोजिटर भी अपने से 12th में, एंड अगेन एसोसिएटेड विद ऑल मैलिफिक्स। राहु भी देख रहा है और सन है ही साथ में उसके साथ। तो किसी भी तरह से कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, कहने का मतलब किसी भी तरह से कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस 7th हाउस के ऊपर, 8th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर, 7th हाउस के कारक के ऊपर कोई किसी तरह से कोई बेनिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। और नवांश को भी देखते हैं एक बार। नवांश में क्या पोजीशन है? सैटर्न वर्गोत्तम में। सैटर्न वर्गोत्तम है। और लग्नेश तो लगन में ही बैठा है। सर स्ट्रांग भी है सैटर्न, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दे रहे। सर लग्नेश लगन में बैठ गया तो स्ट्रांग हो गया। यहाँ जुपिटर का भी एस्पेक्ट है लगन पर।
जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, और लेकिन सारे मैलेफिक का भी एस्पेक्ट है, एसोसिएशन। सर ये पाप कत्री में है लग्नेश। हाँ, पहले पाप कत्री में है, और बाकी भी जो सारे प्लैनेट हैं, शनि भी है, राहु भी है, ये सब उसको एसोसिएट कर रहे हैं एक्चुअली। तो कहने का अर्थ ये है कि नवांश का लग्न भी स्ट्रांग नहीं है, कि हम ये कहें कि नवांश का लग्न जो है विदाउट एफ्लिक्शन है तो शायद कुछ राहत मिलेगी, लेकिन नवांश के लग्न के साथ भी आप देख रहे हैं सारे ही मैलेफिक प्लैनेट का वहां भी एसोसिएशन है, तो कोई मतलब बहुत अच्छा नहीं होता नवांश चार्ट पे। नवांश चार्ट की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं हुई फिर। तो हर तरह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और हमने कहा भी था कि 8th हाउस के साथ अगर मैलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, दो चीजें होती हैं उसमें, एक तो मैरिटल बॉन्ड वीक होता है, और दूसरा जो मैरिज होती है वो इस तरह से होती है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली एंड द सोसाइटी। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होगा तो मैरिज हमेशा इस तरह से होती है जो कि जैसे कहते हैं ना ऑड कॉम्बिनेशन जो है, जो नॉर्मली आपकी फैमिली को या सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं होती है एक्चुअली। और मैरिटल बॉन्ड वीक होता है तो इसलिए वो मैरिज जो है बहुत टाइम तक चलती भी नहीं है एक्चुअली। और वही हुआ, she was a bachelor, she got married with a divorcee and one very famous doctor actually, और वो भी मतलब एज में बहुत डिफरेंस, बहुत ऑड कॉम्बिनेशन, कोई एक्सेप्टेबल नहीं था कोई फैमिली को बिल्कुल भी जो है, एंड शी इज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द मैरिज एक्चुअली आफ्टर दैट, क्योंकि कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से भी, कहीं से भी कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा एक्चुअली। और भी आज ही मैं एक हॉरोस्कोप देख रहा था, this is the horoscope of wife actually. इसमें मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है? मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे इसको? सर इसमें 7th हाउस में सैटर्न है और राहु का एस्पेक्ट है। सैटर्न और राहु का एस्पेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। और लग्नेश भी वीक है 7th 6 में जाके बैठ के। नहीं नहीं, लग्नेश वीक नहीं हुआ, ये तो पाकिस्तान में अपनी राशि में है तो वीक क्यों? कौन राशि में चला गया? एंड एस्पेक्टेड बाय जुपिटर एक्चुअली। पाकिस्तान में कोई प्लैनेट होता है उसको वीक नहीं कहते, और वो भी अपनी राशि में, और आप देख ही रहे हैं कि जुपिटर का भी एस्पेक्ट है उसके ऊपर। बट हम लोग 7th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 7th हाउस को देखकर हम क्या कहेंगे इस केस में, क्या पोजीशन होनी चाहिए मैरिज की? ये कहेंगे कुछ एप्लीकेशन है सैटर्न राहु का, बट साथ में तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ देख रहा है, मरकरी इसके साथ है ही ऑलरेडी जो है, और सैटर्न राहु का तो एसोसिएशन है, बट सैटर्न राहु के साथ साथ जो है तीनों बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, इतना खराब नहीं है। और यहाँ पर नवांश को भी देख लेते हैं एक बार, नवांश में क्या पोजीशन है लग्न की?
बाकी छोड़ सन देते हैं। और लग्न की केंद्र क्या में है। पोजीशन? लग्नेश लगन में हम्म, और जुपिटर और उसके साथ है मार्स, सेवंथ लॉर्ड भी लगन में। सर 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड भी है, आपने बोला था कि क्या? 12th का लॉर्ड लगन में आ गया, मतलब वैसे वो 7th लॉर्ड भी है बट नहीं नहीं, वो तो उसके लिए था, लग्न चार्ट के लिए। बट यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि लग्न और 7th हाउस के लॉर्ड का एसोसिएशन है आपस में। दैट इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। और वीनस अपनी राशि में है, जुपिटर इधर है, तो लग्न भी ठीक है नवांश चार्ट में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लग्न की पोजीशन भी ठीक है। इवन देन ऐसा कोई रीजन नहीं है, बट शी इज रनिंग द पीरियड ऑफ राहु, शी इज रनिंग द पीरियड ऑफ राहु। और जैसे ही राहु सन का पीरियड शुरू हुआ, मतलब विद इन 6 months of marriage she had problem in the marital life actually, or she is living separately and the case of divorce is going on. सर तो सारे प्लेनेट राहु केतु के एक्सेस में है। नहीं, मून नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ पर मून की कितनी डिग्री है? 9 डिग्री है, और केतु की कितनी है? 23। तो मून जो है वो बाहर चला गया, तो काल सर्प योग नहीं है क्या? मून जो है उसकी जो डिग्री कम है, केतु की डिग्री ज्यादा है, तो काल सर्प योग में नहीं आता। नहीं तो कहते हैं हम कि राहु का एसोसिएशन है, इसलिए मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम। बट समहाउ मून का जो राहु केतु एक्सिस के अंदर नहीं है इस केस में। तो आप क्या कहेंगे, मतलब जैसे डाइवोर्स का केस चल रहा है अभी, और राहु सन, राहु मून और राहु मार्स का पीरियड चल रहा है, और उसके बाद जो है वो जुपिटर का पीरियड शुरू हो जाएगा, तो किस टाइप की पोजीशन की पॉसिबिलिटी है? कोई भी अगर आता है कि इस टाइप से कि ये दशाएं चल रही हैं, तो और डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी नजर आती है? जुपिटर का पीरियड शुरू हो जाएगा अभी। सर ट्रांजिट भी तो देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, सब देखिए। ये ट्रांजिट का जहां तक सवाल है, जुपिटर के ऊपर सैटर्न आ गया। सैटर्न आ गया, और केतु यहाँ पर है ट्रांजिट में, जी तो केतु भी देख रहा है, जुपिटर की पोजीशन तो अच्छी नहीं है ट्रांजिट में अभी। तो सर जुपिटर 12 नंबर से देख रहा है 7th हाउस को। हाँ, विजिट जुपिटर, में लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट में। ट्रांजिट फेवरेबल है, जुपिटर का ट्रांजिट फेवरेबल है। तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि मान लीजिए किसी की डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है, तो क्या हो सकता है? तो रिजॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। हाँ, नेचुरली आप बिल्कुल सही कहा कि कोई भी होगा तो यही कहेगा भी जुपिटर की दशा आएगी, तो उस पीरियड में जो है वो कुछ मतलब पॉजिटिव होने की संभावना है। बट मैंने कहा अपने हस्बैंड का भी हॉरोस्कोप दिखाओ पहले, उससे बेटर अप्रिसिएशन हम कर सकते हैं, बेटर आइडिया लगता है कि अगर मान लो एक का भी हॉरोस्कोप बहुत खराब होता है तो नेचुरली फिर प्रॉब्लम आ सकती है एक्चुअली। तो जब तक हम हस्बैंड का हॉरोस्कोप नहीं देखेंगे, हम लोग सही नहीं बता सकते एक्चुअली में। तो जहां तक हस्बैंड का सवाल है उसको भी देखते हैं। ये हस्बैंड का हॉरोस्कोप।
इसमें क्या पोजीशन है? सर इसमें राहु एंड जुपिटर दोनों 7th हाउस को देख रहे हैं और मार्स भी देख रहा है। मार्स देख रहा है, राहु देख रहा है, जो सैटर्न देख रहा है अपने लगन को, और लगन जुपिटर भी देख रहा है, राइट। बट जुपिटर समहाउ बहुत स्ट्रांग नहीं है, कम्बस्ट है एक्चुअली में। पर ये जो 8th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, ये तो ठीक नहीं है मैरिज के लिए। क्यों? मतलब लॉन्गिविटी ऑफ मैरिज के लिए। लॉन्गेविटी तो इससे देखेंगे ना हम, ये तो आपकी नेटिव की लॉन्गेविटी हो गई। अगर मैरिज की लॉन्गेविटी की हम बात करेंगे तो इस हाउस से देखेंगे, तो ये हाउस तो वेल प्लेस्ड है। 8th का लॉर्ड सन है ना। सन कहाँ है? नहीं, इसका ये लॉन्गेविटी आपकी है, नॉट द लॉन्गेविटी ऑफ मैरिज। दिस इज द लॉन्गेविटी ऑफ द नेटिव। ओके। Longevity of marriage is 8th from the 7th house, which is this house. इसको हम देखेंगे। तो 7th हाउस का आपने देखा कि मार्स देख रहा है, राहु देख रहा है, और साथ में जुपिटर भी देख रहा है उसको। ठीक है, तो इसका नवमांश एक बार दिखाइए। नहीं पहले इसको देखिए ना, पहले इसको तो एनालाइज कर लो पहले। मार्स जो है सैटर्न को देख रहा है, ये सेकंड लॉर्ड है सैटर्न। इसका लॉर्ड क्या है? मून। जी। 7th हाउस का। और मून की क्या पोजीशन है यहाँ पर? मून एफ्लिक्टेड है, एक तरफ सैटर्न है, एक तरफ केतु। पापकत्री योग है। जी। ठीक है, और वैसे अगर आप देखें मून को, इधर तो सैटर्न केतु तो है ही है, मंगल देख रहा है यहाँ से, जी। सन और राहु यहाँ देख रहे हैं, जी। तो एक भी ऐसा मैलिफिक नहीं है जो इसके साथ एसोसिएटेड ना हो। नॉट इवन ए सिंगल मैलिफिक प्लैनेट जो 7th हाउस के लॉर्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एक भी नहीं है। और नवांश को देखिए, ये नवांश चार्ट है। लग्नेश सेकंड हाउस में है। केतु देख रहा है। यहाँ भी अगर आप मून की पोजीशन देखें 7th लॉर्ड की, सर सन है, अच्छा उधर वाला, अच्छा। तो मार्स भी देख रहा है इसको, केतु भी देख रहा है। और अगर ये लग्न की पोजीशन देखें तो लग्न का लॉर्ड ये है, सैटर्न है। सैटर्न के साथ भी अगर आप देखेंगे कि करीब करीब सभी मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और यहाँ पर जो कारक है वीनस शादी का, वो यहाँ पर 7th हाउस में प्लेस्ड है। सन देख रहा है, राहु देख रहा है उसको, और सैटर्न यहाँ देख रहा है। तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है नवांश चार्ट में। कहने का अर्थ है कि नवांश चार्ट में बहुत अच्छी पोजीशन इंडिकेटेड नहीं है, कि बहुत पॉजिटिव नहीं है। और लग्न चार्ट में भी जो खासतौर से लॉर्ड है 7th हाउस का, वो एफ्लिक्टेड है, या 7th हाउस भी एफ्लिक्टेड है काफी हद तक जो है। और दशा इस समय क्या चल रही है?
क्योंकि दशा भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मार्च सैटर्न में खराब है दशा। सैटर्न मार्स का पीरियड चल रहा है और फिर सैटर्न राहु का पीरियड आएगा। ओहो। और ये हम जानते हैं कि 2 पीरियड बहुत अच्छे नहीं होते, बिकॉज प्रॉब्लम स्टार्टेड जैसे ये पीरियड शुरू हुआ सैटर्न सन का एक्चुअली। तो जब सैटर्न सन है, मून है, मार्स है, राहु है, ये नॉर्मली जो है ये पीरियड हम बहुत अच्छे नहीं मानते इनको जो है। तो नहीं कह सकते कि क्योंकि ये जब इस टाइप की दशा ऑपरेट होती है तो आदमी का दिमाग इतना काम नहीं करता एक्चुअली। पॉजिटिव होने की संभावना काफी कम हो जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होता है काफी। तो दोनों को देखने के बाद आप क्या प्रिडिक्शन करेंगे मैरिज के बारे में? मैरिज का क्या फ्यूचर है? कोई अगर आपके पास आता है कि दोनों हॉरोस्कोप लेकर, तो क्या कहेंगे आप? And she is not interested in divorce. But her husband is insisting actually. तो ऐसे टाइम में आप क्या बोलेंगे इसको? तो इसमें मैरिज का सुख तो नहीं है दोनों में। सर जब हस्बैंड इंटरेस्टेड है तो हो ही जाएगा डाइवोर्स। हाँ, क्योंकि देखिए दशा ऐसी चल रही है हस्बैंड की कि ऐसे टाइम में सुलह होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। सुलह नॉर्मली होती नहीं है ऐसे टाइम में। बट समहाउ लड़की का हॉरोस्कोप में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कोई ऐसे सेपरेशन डाइवोर्स का जो है। बट हस्बैंड के हॉरोस्कोप में है और उसकी दशा भी जो है बहुत ही एडवर्स चल रही है। तो मानेगा तो नहीं, मानेगा तो है नहीं वो। और मतलब कुछ भी सुलह करने के लिए तो तैयार होगा नहीं। बट यही है कि अल्टीमेटली जैसा मैरिज में होता ही है कि आपको म्यूचुअल कंसेंट से ही डाइवोर्स लेना पड़ता है। तो म्यूचुअल कंसेंट में हो सकता है कि जो भी उसको ड्यू है, जो भी मतलब प्रोटेक्शन है वो मिल जाए उसको जो है। बट डाइवोर्स का बचना जो है वो मुश्किल है ऐसे केस में जो। तो यही हम कह सकते हैं। ये देखिए क्या पोजीशन है। सेवंथ लॉर्ड 8 में चला गया। एथ हाउस एफ्लिक्टेड हो गया सर। एथ हाउस जो है वो एफ्लिक्टेड हो गया, 8वां घर। कैसे एफ्लिक्टेड हो गया? कोई भी मैलेफिक प्लैनेट नहीं है। सैटर्न देख रहा है 9th हाउस को
राहु 7th हाउस में बैठा है, हम्म केतु 9th को भी देख रहा है, 7th को भी देख रहा है। हम्म तो जो 8वां घर है वो मतलब हेम्ड हो गया। 8वां का हैम्ड हो गया, राइट। और नवांश भी एक बार बना ले। नवांश चार्ट में क्या पोजीशन? 12th में बैठे, सर लगन लॉर्ड ही 12th में चला गया। अपने घर में है लेकिन। लग्न लॉर्ड 12th हाउस में, बट लग्न की क्या पोजीशन है? सन बैठा है, मार्स देख रहा है, और सन देख रहा है, सन है, मार्स देख रहा है, राहु देख रहा राहु। है, और सैटर्न साथ में है। ये 3 मैलिफिक तो हो गया एसोसिएट। तो एफ्लिक्टेड है लग्न जो है। वैसे 6 लॉर्ड राइजिंग हो गया सर। हाँ जी, D1 का 6 लॉर्ड राइज कर रहा है, वो भी नेगेटिविटी है। ठीक है। और क्या खास बात है लग्न चार्ट में, क्या खास बात? मार्च 7th हाउस में है, जुपिटर और केतु दोनों का एस्पेक्ट है 7th हाउस में। और जो कारका है मैरिज वीनस, वो अपने घर में बैठा हुआ है, पर राहु नहीं, के वीनस कारक नहीं है सर, और उसको फीमेल एक्चुअली। फीमेल सर है। कैन वी से 7 लॉर्ड और उनका एक्सचेंज है, बिकॉज सैटर्न चाहे अपने साइन में है, 12th में है, पर लग्नेश 11 नंबर 11 लॉर्डशिप है इसकी, सैटर्न की लॉर्डशिप। किसमें, कहाँ पर? नवांश में नहीं सर। नहीं नहीं, वो नहीं, एक्सचेंज नवांश तो हमने देखा एक्सचेंज कि नहीं होगा। उसके साथ सारे मैलेफिक का भी एसोसिएशन है एक्चुअली में। सन है, मार्स है, राहु है, 3 मैलेफिक तो यही हो गया एक्चुअली में। यहाँ पर और इस हॉरोस्कोप की क्या खास बात है, एंड व्हाई द पर्सन शुड हैव प्रॉब्लम एक्चुअली? राहु की दशा है 7th हाउस में बैठा हुआ है, राहु में जुपिटर का प्रत्यंतर है जो कि 7th लॉर्ड है। देखिए, कभी कभी जो हम लोग कहते हैं कि जो ट्राइन हाउसेस होते हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ट्राइन का मतलब ही होता है कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी। और जब तक ट्राइन स्ट्रांग नहीं होंगे या ट्राइन के साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं होगा, तो दे में आल्सो बिकम ए कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन द प्रॉस्पेरिटी इन द लाइफ एक्चुअली, और प्रॉब्लम इन द लाइफ एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर आप इन तीनों को देखें, फर्स्ट हाउस को, 5th हाउस को, 9th हाउस को, ऑल आर एफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक्स। कोई भी किसी भी एक भी हाउस के साथ किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। फर्स्ट हाउस को देखिए, 5th हाउस को देखिए, और 9th हाउस को देखिए। इनमें से किसी भी हाउस के साथ सारे मैलिफिक प्लैनेट का ही एसोसिएशन है, एक भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में, कि अगर सारे ट्राइन हाउसेस एफ्लिक्टेड होते हैं, और जब ट्राइन हाउसेस बेनिफिक के साथ प्लेस्ड होते हैं, फिर भले ही 7th 8th खराब हो, लेकिन वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं उसको। लेकिन इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में एक भी मतलब जो शुभ ग्रह है वो एसोसिएटेड नहीं है किसी के साथ भी, जो किसी भी ट्राइन हाउस के साथ। तो समटाइम ये भी हम देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो ट्राइन हाउसेस बैडली अफ्लिक्टेड हो, या कोई एक भी, कुछ तो होना चाहिए, कोई ना कोई बेनिफिट का एसोसिएशन होना चाहिए, लेकिन नहीं है इस केस में जो है। तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण हो सकता है।
यहाँ देखिए क्या पोजीशन, 7th house afflicted. Same situation. Seventh house hemmed है sir. पहली चीज तो 7th हाउस हैम्ड है, Hemmed. व्हिच इज द मैलेफिक प्लैनेट्स। दूसरा इसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है, लॉर्ड जो है उसे सैटर्न देख रहा है, सन साथ में बैठा है, डेबिलिटेटेड है सर, मून डेबिलिटेटेड है, डेबिलिटेटेड है, वेरी गुड। फिर सन है, सैटर्न मरकरी का है, एस्पेक्ट है मार्स सैटर्न का भी है, मार्स का भी है, और ये केतु का भी राहु है, यहाँ पर भी देख रहा है एक्चुअली। केतु भी है। तो उसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। हम्म, और वीनस है, वो भी इसमें बेसिकली 12th हाउस में है, और उसकी डिग्री कितनी है, 25, और केतु के बहुत पास में है, केतु के काफी पास में है। और अगर यहाँ देखें नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है, लग्न की क्या पोजीशन है, लग्नेश 7th हाउस में बैठा है। केतु देख रहा है उसे। लग्न को कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, मार्स, मार्स, सैटर्न, सैटर्न, मार्स, राहु, सैटर्न, मार्स, राहु, तीनों देख रहे हैं मैलेफिक। तीनों देख रहे हैं। तो नवांश चार्ट में भी कोई पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कालसर्प योग तो नहीं है, वीनस इज कालसर्प योग भी है। सर इसको आप कालसर्प योग मानते हैं सर, क्योंकि राहु तो 2 नंबर में जाएगा इसके बाद, और राहु और केतु के बीच में तो कोई प्लेनेट नहीं है। नहीं नहीं, राहु जैसे यहाँ पर है। तो और सर हम लोगों को क्लास में ये बताया गया था जब आप से हम लोग को कि सर अगर मतलब ये राहु 9 में होता तब तो सर ये कालसर्प रिवर्स होता। बन रहा है, अगर राहु हाँ, उनके नहीं मुंह नहीं में नहीं जाना चाहिए सब कुछ। नहीं नहीं राहु नहीं नहीं केतु का तो मुंह होता ही कालसर्प तभी इफेक्टिव होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए उसमें जो कालसर्प योग के 2 तरह के योग होते हैं एक्चुअली में। एक में पर्सन इज सोलर इन नेचर, एक में होता है पर्सन इज लूनर इन नेचर। और दोनों तरफ से बन सकता है, या तो इस साइड में प्लैनेट हो या इस साइड में प्लैनेट हो। तो उसमें यही कहा कि राहु को बेसिकली हम लोग नॉर्थ मानते हैं राहु को, और केतु को साउथ है। तो अगर हम जो राहु टू केतु वाया ईस्ट जाते हैं तो सोलर इन नेचर होता है पर्सन, और राहु टू केतु वाया वेस्ट जाते हैं तो पर्सन इज ल्यूनर इन नेचर। तो नेचर में फर्क पड़ता है, बट दोनों तरह से काल सब इधर भी होते प्लैनेट तभी भी बनता है, इधर है तभी भी बनेगा। दोनों तरह का है उसमें कालसर्प योग, एक नहीं है, दोनों तरह से बनता है। क्योंकि इम्बैलेंस तो है ही है, इस तरफ भी हो या उस तरफ हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो उसमें बेसिकली नेचर के ऊपर इफेक्ट होता है कि इन वन केस द पर्सन इज सोलर इन नेचर, बहुत असर्टिव होता है, बहुत ईगो होता है। एक होता है बहुत ल्यूनर इन नेचर, बहुत सेंसिटिव या इमोशनल होता है। सर राहु से केतु की तरफ जाएंगे तो सोलर इन नेचर। देखिए राहु को मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं, हाँ मैं कहता राहु को हमने नॉर्थ माना, केतु को साउथ माना, ठीक है। तो ये वेस्ट डायरेक्शन हुई, ये ईस्ट डायरेक्शन हुई। जी सर। तो अगर हम राहु टू केतु वाया ईस्ट जाते हैं तो द पर्सन इज सोलर इन नेचर, और अगर राहु टू केतु वाया वेस्ट जाकर सारे प्लैनेट पढ़ते हैं तो द पर्सन इज ल्यूनर इन नेचर। तो यहाँ पर राहु टू केतु वाया वेस्ट हम जा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई द पर्सन शुड बी ल्यूनर इन नेचर। बट कालसर्प योग दोनों तरफ से बनेगा, ऐसे नहीं है कि, क्योंकि कालसर्प योग का मतलब ही है कि एक तरफ प्लैनेट है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में जो है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस तो आ ही रहा है। एंड इसी इसका एज कितना है, 81 का बर्थ है। he got married last year at the age of more than 40 एक्चुअली। 40 साल के बाद शादी हुई, क्योंकि लॉर्ड के ऊपर भी शनि, मंगल, राहु का सबका एसोसिएशन है, सन, सैटर्न, मार्स का, और लॉर्ड भी नीच का है। So that may be the cause for delay in the marriage.
सर डिले हो गई लेकिन ठीक चलेगी, फिर ठीक रहेगा। हाँ, वेरी गुड, आई थिंक। अब बताइए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? सर एक तो जिसका भी मार्स 8th हाउस में आज तक देखा है वो मैरिज गड़बड़ी होती है। क्यों? पर ये तो 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। लॉर्ड कहीं का भी हो, वो 8th हाउस में अगर मार्स आ जाए तो नहीं नहीं, खाली मार्च से नहीं होगा गड़बड़, खाली मार्च से। यहाँ तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है, बट क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है? सर मार्स का एस्पेक्ट मून पर, सैटर्न का एस्पेक्ट मून पर। तो नंबर 7 नहीं, एफ्लिक्टेड है, हम जो 7th हाउस, 7th लॉर्ड एफ्लिक्टेड है। जो हम बेसिकली एक मैरिज की लॉन्गेविटी की बात करें, चलिए लॉन्गेविटी की बात करते हैं। तो मैरिज की लॉन्गेविटी के लिए हमें ये हाउस देखना पड़ेगा, सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस की क्या पोजीशन है यहाँ पर? मार्स एंड राहु का एस्पेक्ट है। सेम डाउट केम टू माय माइंड आल्सो कि ये रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। जुपिटर तो देख रहा है, जुपिटर देख रहा है सेकंड हाउस को जो, और उसका लॉर्ड शनि है, शनि इज वेल प्लेस्ड, और विद इन ईयर दे हैड अ चाइल्ड आल्सो अभी लास्ट वीक में जो है, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम एक्चुअली, दे आर लिविंग हैप्पीली, जबकि दोनों इस एज में शादी हुई है। क्योंकि लॉन्गेविटी की हम बात करेंगे तो एक्चुअली हम इसको देखेंगे कि मैरिज की लॉन्गेविटी कितनी हो सकती है, और क्योंकि जुपिटर का नेचुरली एस्पेक्ट है तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, और लॉर्ड इसका शनि इज वेल प्लेस्ड, शनि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगन लॉर्ड भी है, लगन लॉर्ड भी 9th हाउस में, शनि की पोजीशन तो स्ट्रांग है इसमें, तो लगता नहीं है कोई मतलब कि चलेगी, मतलब मैरिज तो ठीक चलेगी इनकी। एनीवे इस तरह से हम लोग एग्जामिन करेंगे नवांश चार्ट वगैरह को। तो कोई भी अब क्वेश्चन वगैरह आपकी तरफ से? सर जुपिटर का मूल त्रिकोण इसमें 12th हाउस में था, 9 नंबर, तो तब भी ये जुपिटर शुभ माना जाएगा? नहीं, जुपिटर बिकम फंक्शनल न्यूट्रल प्लैनेट। देखिए यहाँ क्या है, देखिए सॉरी, जुपिटर हमने कहा था कि ये जो आप कह रहे हैं मूल त्रिकोण साइन 12th हाउस में, दैट वी कंसिडर व्हेन जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस, 5th हाउस और 9th हाउस का। यहाँ पर जुपिटर फंक्शनल बेनिफिक है या मैलिफिक है, वो कैसे आप डिसाइड करें? 9, 10, 11 अपने से 11वें में बैठा। फंक्शनल बेनिफिक मैलिफिक डिसाइड करने के 4 प्रिंसिपल्स हैं। पहला ये है कि लग्न का लॉर्ड इज ऑलवेज फंक्शनल बेनिफिक अनलेस एंड अनटिल कोई अफ्लिक्शन बहुत ज्यादा ना हो, बट नॉर्मल केस में जो लग्न का लॉर्ड होता है वो हमेशा बेनिफिक होता है। सेकेंडली ये कहा कि इन दोनों हाउसेस के लॉर्ड 5th एंड 9th हाउस के, they are also benefic provided their मूल त्रिकोण sign does not fall in a त्रिक house। तो जुपिटर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो जुपिटर इज नॉट द लॉर्ड ऑफ दिस 2 हाउसेस, राइट। और तीसरा था कि जो त्रिक हाउस के लॉर्ड हैं और जो त्रिकोण हाउस के लॉर्ड नहीं हैं, दे आर ऑलवेज फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट। जुपिटर यहाँ पर 12th हाउस का लॉर्ड है, ट्राइन हाउस का लॉर्ड तो है नहीं, तो जुपिटर विल बी फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट इन दिस केस। और बाकी के जो जितने भी प्लैनेट होते हैं उसका हमें लग्न के लॉर्ड के साथ उसका फ्रेंडशिप देखना है। लग्न के लॉर्ड के साथ अगर वो प्लैनेट फ्रेंड है तो फंक्शनल बेनिफिक है, अगर एनिमी है तो फंक्शनल मैलिफिक है। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। तो जुपिटर वैसे भी अगर 2 बैड हाउसेस की लॉर्डशिप है, 3rd और 12th, तो भी तो मैलिफिक ही माना जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा कि अगर 12th हाउस का लॉर्ड हो गया तो मैलिफिक ही हो गया। लेकिन सैटर्न का फ्रेंड है। हाँ जी, लग्नेश का फ्रेंड है। नहीं लग्न, हाँ 2 बैड हाउसेस का लॉर्डशिप है। नहीं, अगर त्रिक हाउस का लॉर्ड है तो इट इज ऑलवेज फंक्शनल मैलिफिक इफ इट इज नॉट ए लॉर्ड ऑफ ए ट्राइन हाउस।
बट जैसे ही त्रिक हाउस का लॉर्ड हुआ तो वो मैलिफिक हो जाता है। तो यहाँ पर जुपिटर हम कहेंगे फंक्शनल मैलिफिक है, बेनिफिक नहीं है। बट सैटर्न इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, सैटर्न लग्न का लॉर्ड है। और वैसे भी जब ये योग इस टाइप का बन जाता है तो नेचुरली तो बहुत अच्छा राजयोग कारक बन गया, लेकिन जुपिटर तो मैलिफिक ही है। Any other question? चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग ये D10 चार्ट, दशमांश चार्ट हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम से जो है। तो ठीक है देन, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank गुड you, sir. नाइट, गुड नाइट।